Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम MPSC 007 के पार्ट 3 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसके अंदर भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है ऑलरेडी, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपने अभी तक अपने MPSC 7, 8 एंड जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं अभी सेकेंड ईयर के, अगर आपने अभी तक उनके लिए जो गेस्ट पेपर्स हैं उन्हें परचेज़ नहीं किया है तो गाइज़ आप उन्हें परचेज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आपको बस हमें व्हाट्सएप पे एक हाय भेजना है एंड आगे की डिटेल्स आपको वहाँ पे ही मिल जाएंगी। गेस्ट पेपर के अलावा हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल हैं। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए नोट्स भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ओके, सो नाउ दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे, जहाँ पे आपको डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट का जो इशू है, ठीक है, उसको डिस्कस करना है कि डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट की जो डिबेट है वो क्या है। सो द डिबेट ऑन द डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, दूसरा हमें हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। सो वाइल डेवलपमेंट एम्स एट इम्प्रूविंग ह्यूमन लिविंग स्टैंडर्ड, जो डेवलपमेंट है उसका क्या मेन लक्ष्य होता है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। लेकिन अगर डेवलपमेंट आपका अनियंत्रित यानी कि अनचेक्ड रहता है तो उसकी वजह से आपके एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो जहां मानव विकास जीवन का स्तर सुधारने का लक्ष्य रखता है, वहीं अनियंत्रित विकास पर्यावरणीय क्षति का कारण बनता है। अब हम इसके पक्ष में कुछ तर्कों को जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी वीडियो अवेलेबल हैं, अगर आप वो सारे वीडियोस को देख लेते हैं फिर भी आपके एग्जाम की प्रिपरेशन गाइस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे बात आती है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट के फेयर में आपके तर्क हैं। तो सबसे पहली बात क्या होती है, इसमें बात की जाती है कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और पॉवर्टी कम होती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या करता है दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, इनकम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ठीक है, उसको डेवलप करता है, जिसकी वजह से पॉवर्टी कम होती है। तो विकास रोजगार, आय और आधारभूत ढांचा प्रदान करता है, जिससे गरीबी कम होती है। जो भी आपके डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें आप क्या देखोगे कि वो ग्रोथ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे। ठीक है, तभी तो गरीबी को कम कर पाएंगे। अपने देश की जो भी पॉपुलेशन है उसकी नीड्स को वो कैसे पूरा करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये इसके फेवर में बात आती है। दूसरी बात आती है कि डेवलपमेंट गाइस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, ठीक है, औद्योगिकरण के लिए, तो इंडस्ट्रीज क्या करती है, प्रोडक्शन को बूस्ट करती है। इंडस्ट्रीज बूस्ट प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाते हैं। तो ये भी इसके तर्क हो गया इसके पक्ष में ही। तो उद्योग उत्पादन, तकनीकी प्रगति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं। आधुनिक अवसंरचना स्वास्थ्य, शिक्षा और संपर्क सुविधाओं को भी बेहतर बनाती हैं। इसके बाद जो लोग एनवायरनमेंट की बात करते हैं वो कहते हैं कि क्योंकि आप लगातार इंडस्ट्रीज लगा रहे हो तो आप पॉल्यूशन कर रहे हो, आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, आपकी वजह से क्लाइमेट इतना बदल गया है। तो वो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। तो तीव्र औद्योगिकरण प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि को बढ़ाता है। पर्यावरणीय क्षति दीर्घ काल में मानव अस्तित्व के लिए क्या बन जाती है, बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। और अस्थायी संसाधनों का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दिया हमने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से आज हमें पानी की कमी, हमारी मिट्टी पूरी ख़राब हो चुकी है और ऊर्जा का संकट पैदा हो रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना है कि क्या ये किस तरीके का एक द्वंद्व है। तो देखो सतत विकास आता है। अब एक तरफ आप कह रहे हो कि आपको डेवलपमेंट भी करना है, ठीक है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मैं एनवायरनमेंट भी ख़राब नहीं करना, रिसोर्सेज भी बचाने हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे शुरुआत होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट की। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के बीच में एक संतुलन स्थापित करना है। तो सतत विकास आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करता है। सतत विकास में किस चीज़ की बात होती है कि जो भी हमारे प्रेजेंट की नीड्स हैं वो पूरी हों और हमारे फ्यूचर जनरेशन की जो आवश्यकताएं हैं उनके साथ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो ये तो क्या हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा, आप ग्रीन टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज़ के बारे में भी बात करोगे।
तो जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है, ग्रीन बिजनेस होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इको फ्रेंडली मॉडल्स को हमें अपनाना चाहिए। सरकार का काफ़ी बड़ा इसमें रोल होता है। तो गवर्नमेंट मस्ट एनफोर्स एनवायरमेंट लॉज एंड प्रमोट इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो सरकारों को पर्यावरणीय कानून को लागू करना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना चाहिए। ग्लोबल कोऑपरेशन नीडेड है अगर आपको क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है, अगर आपको किसी प्रकार के इकोलॉजिकल क्राइसिस से बचना है तो इम्पॉर्टेंट है कि आप ग्लोबल लेवल पे कोऑपरेट करें। नाउ इन द कंक्लूजन आप बताएंगे दैट डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट शुड नॉट बी व्यूड एज अपोजिंग गोल। एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट गाइज एक दूसरे के अपोजिट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है एक बैलेंस अप्रोच को अपनाना, ठीक है, ताकि आपकी जो है लॉन्ग टर्म आपकी प्रोग्रेस हो सके। तो दीर्घकालिक प्रगति के लिए सतत और संतुलित दृष्टिकोण आपका अनिवार्य हो जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल जो मूवमेंट्स होते हैं और डेमोक्रेसी गाइस किस तरीके से एक दूसरे से लिंक हैं। तो देखो, सामाजिक आंदोलन और लोकतंत्र एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य अधिकारों की रक्षा करना, जन भागीदारी को बढ़ाना और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना है, ठीक है ना। क्योंकि देखो, पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना है, सोशल मूवमेंट मार्जिनलाइज ग्रुप्स को वॉइस देते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ज़्यादा सुदृढ़ बनाते हैं। क्या रोल है? तो देखो, अधिकारों का इससे विस्तार होता है। सोशल जो भी मूवमेंट हुए हैं आज तक, उनसे सिविल, पॉलिटिकल, सोशल राइट्स जैसे कि वोटिंग राइट्स लोगों को मिले, लेबर राइट्स मिले, महिलाओं को राइट्स मिले, दलितों को राइट्स मिले, इन सब में उन्होंने योगदान दिया। उसके बाद राजनीतिक भागीदारी को इन्होंने बढ़ाया। तो आंदोलन चुनाव से परे जाकर नागरिकों को विरोध अभियानों और सार्वजनिक विमर्श के माध्यम से भागीदारी के लिए प्रेरित करते हैं, और राज्य एक काफ़ी ज़्यादा जवाबदेह होता है लोकतंत्र में। तो सोशल मूवमेंट एक वॉचडॉग की तरह काम करते हैं, क्योंकि वो सरकार की पॉलिसीज़ पे सवाल उठाते हैं, ट्रांसपेरेंसी की मांग करते हैं, एंड दे कंपेल गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू पब्लिक कंसर्न, कि सरकार जो है वो जनता की बात सुने। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका जो मूवमेंट है आपका, वो आपके डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सपेंड कर रहा है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस को बढ़ा रहा है, और राज्य को जवाबदेह बना रहा है, ठीक है। कैसे? क्योंकि आप देखो, सामाजिक आंदोलन को भी लोकतंत्र सक्षम बनाते हैं। अगर लोकतंत्र नहीं होगा तो आंदोलन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर ही दोस्तों आपको एक्सप्रेशन और एसोसिएशन की फ्रीडम होती है। डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रोवाइड लीगल स्पेस फॉर पीसफुल प्रोटेस्ट एंड कलेक्टिव एक्शन। तो दोनों ही एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, है ना। लोकतंत्र शांतिपूर्ण विरोध और सामूहिक कार्यवाही के लिए वैधानिक अवसर प्रदान करता है। कोर्ट, मीडिया, पॉलिटिकल पार्टी, ये सब आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप मूवमेंट करते हो, सरकार की पॉलिसीज़ को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि दोनों की परस्पर निर्भरता है। सो वाइल सोशल मूवमेंट्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द डेमोक्रेसी, एक्सेसिव रिप्रेशन और कोऑप्टेशन कैन वीकन बोथ। तो आपको प्रोटेस्ट और गवर्नेंस के बीच में एक बैलेंस बना के चलना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोशल मूवमेंट और डेमोक्रेसी का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आप कह सकते हो, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है कि किस तरीके से जो नेटवर्किंग और कोऑपरेशन है, ठीक है, नेटवर्किंग और कोऑपरेशन समाज के अंदर जो इनइक्वालिटीज़ हैं उन्हें किस प्रकार से इरेडिकेट करता है। सो नेटवर्किंग एंड कोऑपरेशन रेफर्स टू collective effort by the individual, group and institutions to work together for common social goal। जो भी हमारे सोशल गोल्स हैं उन गोल्स के लिए एक साथ काम करना ही इनका लक्ष्य है। सो इन अ डाइवर्स सोसाइटी दीज प्रोसेसेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग सोशल इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि ये जो प्रोसेस है गाइज, इन प्रोसेसेस का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है समाज के अंदर इनइक्वालिटीज़ को कम करने में, ठीक है। कैसे? क्योंकि देखो, जब आपकी नेटवर्किंग होगी, आपका कोऑपरेशन होगा समाज के अंदर, तो लोग रिसोर्सेज को शेयर करेंगे। जो भी आपके मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं उनका एजुकेशन तक, इंफॉर्मेशन तक उनकी पहुंच होगी। तो ये जो अनइक्वल एक्सेस है ना अपॉर्चुनिटीज़ तक, ये जो गैप है वो फिल होगा, और लोग एक साथ कलेक्टिव एक्शन ले पाएंगे। लोगों के एम्पावरमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, इससे यूनिटी आएगी। सोशल ग्रुप्स डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस को चैलेंज कर सकते हैं, और जो पूरा नेटवर्किंग है वो एक सोशल कैपिटल को क्रिएट करेगा जिसमें लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। तो नेटवर्किंग विश्वास, पारस्परिकता और आपसी सहयोग पर आधारित सामाजिक पूंजी का निर्माण करती है।
हाई सोशल जो कैपिटल होता है वो इंक्लूजन को प्रमोट करता है और सोशल एक्सक्लूजन को रिड्यूस करता है। डिफरेंट कास्ट के बीच में कोऑपरेशन, जेंडर्स के बीच में कोऑपरेशन, समाज में जो भेदभाव है उन्हें हमेशा कम करेगा और डेमोक्रेसी को ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। सो नेटवर्किंग बिटवीन द सिविल सोसाइटीज़, स्टेट इंस्टीट्यूशंस, एनजीओज, कम्युनिटीज़, ये सब जब मिलके काम करेंगे ना तो आपकी डेमोक्रेसी को और ज़्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे प्रोवाइड होगी। ओके, देन आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, जैसे कि फिशर फॉक मूवमेंट पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है कि वो क्या थे। तो वो कम्युनिटीज़ जो थी, फिशिंग कम्युनिटीज़, उनके लाइवलीहुड, उनके राइट्स को लेकर, उनके रिसोर्सेज को लेकर उन्होंने मूवमेंट शुरू किए थे, ठीक है। और यह आंदोलन स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रमुख रूप से उभरा जब यंत्रीकृत मछली पकड़ने, औद्योगिक प्रदूषण और तटीय विकास परियोजनाओं से ज़्यादा खतरे उत्पन्न हुए। तो जो भी आपके पारंपरिक मछुआरे थे ना, उन लोगों ने इसके खिलाफ अपने प्रदर्शन शुरू किए और ऑर्गेनाइजेशंस बनी, जैसे कि NFF, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम बना, जिसने फिशर फॉक पूरे जो अक्रॉस द स्टेट्स थे उनको जोड़ने में, उनके मूवमेंट को आवाज़ देने में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। अग्रेरियन मूवमेंट्स अब देखो आपके क्या होते हैं, तो जो आपके किसान होते हैं ना, वो अपने एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, समाज के इनजस्टिस के खिलाफ जब आवाज़ खड़ी करते हैं, तो कृषक या किसान आंदोलन किसानों द्वारा आर्थिक शोषण, सामाजिक अन्याय और राजनीतिक उपेक्षा के विरुद्ध किए गए सामूहिक संघर्ष को कहते हैं। और ये आंदोलन क्यों करते हैं गाइस किसान? उच्च लगान, भारी कर, इन सब के वजह से करते हैं। तो उसके पीछे देखो कई सारे हम पुराने समय से कारण देखते आ रहे हैं, जैसे कि लैंड रिवेन्यू सिस्टम हो गया, ज़मींदारी प्रैक्टिसेस के खिलाफ वो करते थे, कॉलोनियल पॉलिसीज़ के खिलाफ करते थे, ठीक है, और कृषि का जो पूरा व्यवसायीकरण हो चुका था उसके खिलाफ करते थे। मेजर मूवमेंट्स की बात करें तो आपका इंडिगो है, डेक्कन रायट्स हैं, चंपारण, तेभागा, तेलंगाना, आप इन सब के बारे में बताएंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये किसानों के अंदर अवेयरनेस को जगाने का भी काम करते हैं और नेशनल मूवमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो इन द कंक्लूजन, जो अग्रेरियन मूवमेंट है उनका एक वाइटल रोल है एक्सप्लॉयटेशन को चैलेंज करने में। वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट अगर आपको गाँव की पॉलिटिक्स को समझना है, ठीक है, ग्रामीण राजनीति और सामाजिक परिवर्तन को समझने में इनका विशेष महत्व है। इसके बाद दोस्तों मैं MPSC 008 के वीडियोस को अपलोड करूंगी, जहां पे हम रिवीजन करेंगे आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और जो मेरी प्लेलिस्ट है उसके अंदर अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट को देखो, जो मेरे ओल्डर वीडियोज़ हैं उनके अंदर मैंने हर एक आंसर को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और रिवीजन क्लासेस में मैं सिर्फ पॉइंट्स को डिस्कस करती हूँ। ओके, सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।